हेलो एवरीवन, मैं सुनील कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं आपका अपना यूट्यूब चैनल स्टडी राइट विद सुनील में। और मैं जो भूगोल की क्लास जो ले रहा हूं, जिसमें भारतीय भूगोल को मैं हर टॉपिक को अच्छे तरीके से चर्चा करते हुए उस पर अध्ययन करते जा रहा हूं, जिसमें मैं प्रतियोगी परीक्षाओं के लिहाज से हर टॉपिक से रिलेटेड महत्वपूर्ण प्रश्नों को ध्यान में रखते हुए मैं उस पर डिस्कस कर रहा हूं। ठीक है ना। लेकिन मैं आज से वो सीरीज मेरा चलते रहेगा। ठीक है, जो भारतीय भूगोल का सीरीज चल रहा है वो चलते रहेगा और उसी के साथ में उसी के पैरेलल में एनसीईआरटी को भी कवर करते चलूँगा। एनसीईआरटी भूगोल आज से मैं 10वीं क्लास का एनसीईआरटी भूगोल को प्रारंभ कर रहा हूँ, जिसमें 10वीं क्लास के भूगोल का सबसे पहला अध्याय है संसाधन एवं विकास। ठीक है, तो आप हमारे साथ बने रहें। और पहले से मैं जितने भी टॉपिक को पढ़ाते गया हूँ, अगर आप उसको नहीं देख रहे हैं और हमारे चैनल पर आप नए हैं तो आप हमारे इस चैनल पर स्टडी राइट विद सुनील इस पर सर्च करके भी आप हमारे सारे वीडियो को देख सकते हैं। और नहीं तो आज इस वीडियो में भी मैं पहले वाले वीडियो का लिंक इसके डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो संसाधन एवं विकास ये पहला अध्याय है, 10वीं के भूगोल का पहला अध्याय है। इसमें हम चर्चा करेंगे, एक एक टॉपिक को बारीकी से अध्ययन करते चलेंगे। ठीक है ना। तो धैर्य के साथ आप बने रहें, धीरे धीरे करते चलेंगे और हम लोग हर कुछ सीखते चलेंगे। तो सबसे पहले ये शब्द आता है संसाधन। कौन सा शब्द आता है? संसाधन। यानी कि संसाधन किसे कहते हैं, तो इसका परिभाषा बाद में चर्चा करेंगे। अगर मोटा मोटी एक लाइन में इसको बोलें तो इस हमारे पर्यावरण में, ठीक है ना, हमारे पर्यावरण में मौजूद वो सारी वस्तुएं, वो सारी चीज़ें जो हमारी आवश्यकताओं को पूरा करता हो, उसे क्या कहते हैं? संसाधन कहते हैं। समझ गए बात को आप? यानी कि संसाधन किसे कहेंगे तो हमारे पर्यावरण में मौजूद वो सारी वस्तुएं जो हमारी आवश्यकताओं को पूरा करते हैं। लेकिन ये परिभाषा पूरा नहीं है, ठीक है ना, ये अधूरा टाइप से है। इसको पूरा इस प्रकार से इसके बारे में जानेंगे। संसाधन उस वस्तु को तो कहते हैं जो हमारी आवश्यकताओं को पूरा करता है, लेकिन इसके साथ कुछ कंडीशन है। यानी कि इस पर्यावरण में उपस्थित जितने भी वस्तुएं हैं वो जो हमारी आवश्यकता को पूरा कर रहा है, उसके साथ साथ उसका उपयोग करने के लिए टेक्नोलॉजी का विकास हो चुका है। अगर प्रौद्योगिकी का स्थापना हुआ है, यानी कि प्रौद्योगिकी मौजूद है, यानी कि कोई भी वस्तु को उपयोग करने के लिए प्रौद्योगिकी का विकास हो चुका है, तो हम उसको संसाधन मानेंगे। आप समझ गए? जैसे मान के चलिए कि ये पत्थर है, ये क्या है? पत्थर है, ठीक है ना। अब इस पत्थर को सील बनाने के लिए या इस पत्थर को खूब अच्छा से मूर्ति बनाने के लिए हमारे पास कोई हथियार नहीं है, ठीक है ना, कोई ऐसा मशीन नहीं है, कोई ऐसा टेक्निक नहीं है कि हम इसका उपयोग करके कुछ वस्तु बना सकें, तो यह संसाधन नहीं कहलाएगा। समझ गए बात को? यानी कि इसको बनाने के लिए जब हमारे पास प्रौद्योगिकी जब उपस्थित है, यानी कि टेक्नोलॉजी जब हमारे पास है, तब हम इसको संसाधन कहेंगे। आप समझ गए? जैसे मान के चलिए कि कोई भी वस्तु, कोई गाड़ी है, अगर वो हमारे काम के लायक नहीं है, उसकी इंजन में कुछ खराबी हो गई है या कोई पार्ट पुर्जा उसका ऐसा ये हो गया है कि जो अभी मौजूद नहीं है और वो बना हुआ नहीं है, तो उसको वो हमारे काम के लायक नहीं है, तो उसको संसाधन नहीं बोलेंगे, ठीक ना। तो इस प्रकार से संसाधन का परिभाषा पूरा हुआ। इसमें और आगे टॉपिक है कि प्राकृतिक प्रौद्योगिकी और संस्थाओं के मध्य अंतर संबंध। ठीक है ना, प्राकृतिक प्रौद्योगिकी और संस्थाओं के मध्य अंतर संबंध। इसका मतलब हुआ कि जो प्रकृति में मौजूद जो भौतिक वस्तुएं हैं, प्रकृति में मौजूद भौतिक वस्तुएं हैं, उनका और प्रौद्योगिकी का और संस्थाएं का ये परस्पर आपस में संबंध होता है। यानी कि इनका संबंध परस्पर है, यानी एक दूसरे के साथ ये जुड़े हुए हैं।
इसका मतलब ये है कि मानव जो है वो प्रकृति में मौजूद जो भी पर्यावरण में मौजूद भौतिक वस्तुएं हैं उसका उपयोग करने के लिए प्रौद्योगिकी का प्रयोग करता है। किसका प्रयोग करता है? प्रौद्योगिकी का प्रयोग करता है, यानी टेक्नोलॉजी का प्रयोग करता है। तो उस टेक्नोलॉजी को जब प्रयोग करके जब किसी भी प्राकृतिक वस्तु का रूपांतरण करता है, ठीक है ना, जब पर्यावरण में मौजूद कोई भी वस्तु का जब मानव या जो मानव है उस वस्तु का जब रूपांतरण करता है किसके सहायता से? तो प्रौद्योगिकी की सहायता से, मतलब कि टेक्नोलॉजी की सहायता से जब उसका रूपांतरण करता है अपने उपयोग के लायक बनाने के लिए, तो उसको संस्था का जरूरत पड़ता है, ठीक है ना। तो ये संस्था और प्रकृति और प्रौद्योगिकी ये मानव के साथ परस्पर इनका संबंध स्थापित होता है। समझ गए? जैसे कि लोहा है, लोहा से बहुत सारे भारी मशीनरी कारखाना बनाया जाता है। तो ऐसा तो नहीं है कि लोहा को संसाधन बनाने के लिए कोई एक व्यक्ति टेक्नोलॉजी का उपयोग करेगा, उससे भारी मशीन का निर्माण कर देगा। उस भारी मशीन का निर्माण करने के लिए उसको संस्था बनाना पड़ेगा, ठीक है। जैसे कि स्टील बनाने के लिए सेल का स्थापना किया गया है, तो सेल एक संस्था है, यानी कि प्राकृतिक में मौजूद जो स्टील बनाने का जो खनिज होता है उसको निकालने से लेकर के और मशीन का प्रयोग करके स्टील बनाने तक के लेकर के वो संस्था का निर्माण करता है। समझ गए? तो इस प्रकार प्रकृति का संबंध जो है वह प्रौद्योगिकी और संस्थाएं के साथ पारस्परिक अंतर संबंध है। समझ गया आप? यानी कि मानव प्रौद्योगिकी द्वारा प्रकृति के साथ क्रिया करते हैं और अपने आर्थिक विकास की गति को तेज करने के लिए संस्थाओं का निर्माण करते हैं। अब चलिए संसाधनों का वर्गीकरण, यानी कि संसाधनों का वर्गीकरण जो है वो विभिन्न आधार पर किया गया है, ठीक है ना। संसाधनों का वर्गीकरण विभिन्न तथ्य को आधार मान करके उसका वर्गीकरण किया गया है, इसको विभाजन किया गया है। संसाधन को कितने भागों में बांटा गया है तो उसके विभिन्न आधार मान करके उसका वर्णन या उसका विभाजन किया गया है। तो संसाधन का जो वर्गीकरण किया गया है, सबसे पहले उत्पत्ति के आधार पर, किसके आधार पर? उत्पत्ति के आधार पर, उसके बाद समाप्यता के आधार पर, उसके बाद स्वामित्व के आधार पर, और चौथा है विकास के स्तर के आधार पर। समझ गए? आप मेन टॉपिक किसको समझिए कि संसाधनों का वर्गीकरण कितने आधार पर किया गया है। तो 4 आधार पर किया गया है, उत्पत्ति के आधार पर, समाप्यता के आधार पर, स्वामित्व के आधार पर और विकास के स्तर के आधार पर। अब एक एक करके चर्चा करते चलते हैं कि उत्पत्ति के आधार पर यह क्या होता है। उत्पत्ति के आधार का मतलब हुआ, ठीक ना, यहां समझिए, उत्पत्ति के आधार पर इसका मतलब हुआ कि जो पर्यावरण में मौजूद संसाधन है इसका उत्पत्ति कहां से हुआ है या किस चीज से उत्पत्ति हुआ है। उत्पत्ति मतलब उसका जन्म, उसका मतलब यह हुआ कि वो संसाधन कहां से हमको प्राप्त हुआ है, कहां संसाधन का उसका जन्म हुआ या उसका उत्पत्ति हुआ, वह संसाधन हमको कहां से प्राप्त होता है, वह उत्पत्ति के आधार हुआ। यानी कि कोई भी चीज उत्पन्न होना, समझ गए बात को। तो उत्पत्ति के आधार पर इसको 2 भाग में बांटा गया है, एक जैव और दूसरा अजैव। जैव संसाधन किसको बोलते हैं? जिसमें जीवन व्याप्त होता है, ठीक है ना, जिसमें जीवन व्याप्त होता है, जैसे मानव, पेड़ पौधे, जानवर या मछली या पशुधन। समझ गए? जैसे मानव, पेड़ पौधे हो गए, जानवर हो गए या पशुधन हो गए, मछली हो गए, मतलब मत्स्य पालन वगैरह, ये सभी हमारे संसाधन हैं जो हमारी जरूरतों को पूरा करते हैं, लेकिन सब में जीव है। तो यह जैव संसाधन के अंतर्गत आएगा। किसके अंतर्गत आएगा? जैव संसाधन के अंतर्गत। दूसरा है इसका अजैव संसाधन। अजैव संसाधन मतलब निर्जीव, इसका संबंध निर्जीव से है, मतलब कि उसमें जीव का अंश नहीं होता है, ठीक है ना। जैसे कि लोहा, पत्थर या खनिज या जल, ये सब क्या है? सब अजैव संसाधन है। समझ गए बात को? यानी कि वैसा संसाधन जिसमें जीवन नहीं पाया जाता है, जिसमें जीवन व्याप्त नहीं हो, उसको अजैव संसाधन बोलेंगे, ठीक है। अब चलिए समाप्यता के आधार पर क्या है। समाप्यता के आधार पर मतलब हुआ कि कौन कौन से संसाधन समाप्त हो सकते हैं और कौन कौन से संसाधन समाप्त नहीं हो सकते हैं।
समाप्यता का मतलब यही हुआ। तो समाप्यता के आधार पर जो है संसाधन को मुख्य दो भाग में बांटा गया है, नवीकरणीय योग्य संसाधन और अनवीकरणीय योग्य संसाधन। यह जो है नवीकरणीय योग्य संसाधन और अनवीकरणीय योग्य संसाधन। अब नवीकरणीय योग्य संसाधन क्या है, ठीक है ना। ये नवीकरणीय योग्य संसाधन जो है यहां समझिए, जैसे कि सौर ऊर्जा, इसमें क्या है सौर ऊर्जा और सौर ऊर्जा और पवन ऊर्जा, समझ गए आप। इसको यहां से समझिए, नवीकरणीय योग्य संसाधन मतलब वैसा संसाधन जिसको नया उत्पन्न किया जा सकता है, यानी कि वह समाप्त होने लायक नहीं है, वह समाप्त होने वाला संसाधन नहीं है, जिसको आज जितना हम समाप्त करेंगे उतना निर्माण बहुत ही कम समय में उसका निर्माण हो सकता है, यानी कि वह पुनः उसका निर्माण हो सकता है। तो उसको बोलेंगे नवीकरणीय संसाधन, यानी कि जिसको कि नया बना सकते हैं, जिसका नया निर्माण हो सकता है। जैसे सौर ऊर्जा, सौर ऊर्जा का आज हम कितना भी उपयोग करेंगे तो जितना आज हम खर्च करेंगे कल उतना सौर ऊर्जा हमको मौजूद हो जाएगा। उसी प्रकार से पवन ऊर्जा, जितना आज हम पवन ऊर्जा का खर्चा करेंगे हो सकता है उतना पवन ऊर्जा हमको आज भी मिल जाए कल भी मिल जाए, ठीक है ना। तो वो समाप्त होने वाला नहीं है। जैसे जल, ठीक है ना, जल भी ये सब संसाधन नवीकरणीय योग्य संसाधन है, समझ गए बात को। अब अनवीकरणीय संसाधन क्या होता है, वैसा संसाधन जो सीमित है और एक समय पर समाप्त हो सकता है, उसको अनवीकरणीय संसाधन बोलेंगे। यानी कि इसकी बनने की प्रक्रिया बहुत लंबी होती है। क्या होती है, बहुत लंबी, यानी कि लाखों वर्षों के बाद अनवीकरणीय संसाधन का निर्माण होता है। तो बनने में लाखों वर्ष लग रहा है और समाप्त होने में इसको बहुत ही कम समय में समाप्त हो सकता है। तो इसलिए यह अनवीकरणीय संसाधन है। यानी कि अनवीकरणीय संसाधन किसको बोलेंगे, वैसा संसाधन जो समाप्त होने के बाद उसके बनने की प्रक्रिया बहुत लंबी है और जल्दी उसका निर्माण नहीं हो सकता है, यानी कि उसका वो संसाधन सीमित है और एक समय ऐसा आएगा कि वह समाप्त हो जाएगा। तो ऐसे संसाधन को अनवीकरणीय संसाधन बोलेंगे, ठीक है ना। अब अनवीकरणीय संसाधन को भी दो भाग में बांटा गया है, पुनः चक्रीय और अचक्रीय, ठीक है ना। पुनः चक्रीय क्या होता है, पुनः चक्रीय संसाधन जो है जैसे कि इसमें धातु आता है। जैसे ये मान के चलिए कि लोहा है, यह लोहे का इतना बड़ा चादर है, ठीक है ना, लोहे का इतना बड़ा चादर है, इसका उपयोग कर रहे हैं हम कुछ दूसरे काम में, लेकिन बाद में यह अगर खराब हो गया तो इसका हम लोहे का कुल्हाड़ी बना दिए, ठीक है ना, यह लोहे का क्या कर दिए, कुल्हाड़ी बना दिए। तो इस प्रकार से यह पुनः चक्रीय संसाधन है, यानी कि लोहा को गला करके उसके दूसरे रूप में ढाल सकते हैं। या कोई भी धातु, जैसे सोना हुआ, सोना का भी कोई दूसरा आभूषण बना हुआ है, वह टूट गया या पुराना हो गया, उसको पुनः चक्रण करके उसको फिर से दूसरा रूप में नया बना सकते हैं, ठीक है ना। तो ये हुआ पुनः चक्रीय, यानी कि अनवीकरणीय संसाधन को दो भाग में बांटा गया, पुनः चक्रीय जिसमें धातु आते हैं और अचक्रीय जिसमें जीवाश्म ईंधन आते हैं। यानी अचक्रीय मतलब एक बार उपयोग कर लिए तो उसका उपयोग दोबारा नहीं कर सकते और समाप्त हो जाएगा, ठीक है ना। जैसे कोयला हो गया या पेट्रोलियम हो गया, ठीक है ना, ये सब ऐसे संसाधन हैं जो अचक्रीय हैं। अचक्रीय संसाधन जिसमें जीवाश्म ईंधन जैसे कि कोयला, पेट्रोलियम, ये सब क्या है, अचक्रीय संसाधन है। एक बार इसका उपयोग कर लिए और समाप्त हो जाएगा, फिर उसका पुनः चक्रण नहीं कर सकते हैं, ठीक है ना। तो चलिए अब आगे नेक्स्ट देखते हैं, स्वामित्व के आधार पर। किसके आधार पर, स्वामित्व के आधार पर। यानी कि स्वामित्व का मतलब होता है मालिकाना हक के आधार पर, ठीक है ना। स्वामित्व का मतलब होता है मालिकाना हक के आधार पर, यानी कि संसाधन, कौन सा संसाधन किसके अंडर में आएगा, उस पर कौन सा मतलब कि किसका उस पर मालिकाना हक होगा, इसके आधार पर भी संसाधनों का वर्गीकरण किया गया है, जिसको स्वामित्व के आधार पर कहा गया। यानी कि इसके आधार पर संसाधनों को चार भाग में वर्गीकृत किया गया है। पहला है व्यक्तिगत संसाधन, दूसरा इसका सामुदायिक स्वामित्व वाला संसाधन, और तीसरा है राष्ट्रीय संसाधन, और चौथा है अंतर्राष्ट्रीय संसाधन। आइए एक एक करके इसको समझते हैं। व्यक्तिगत संसाधन क्या होता है,
वैसा संसाधन जिस पर निजी किसी व्यक्ति का उस पर क्या बोलते हैं, उस पर हक हो, यानी वैसा संसाधन जिस पर किसी निजी व्यक्ति का अधिकार हो, निजी व्यक्ति का हक हो, वैसे संसाधन को व्यक्तिगत संसाधन कहते हैं। जैसे घर, जमीन या बाइक, बस, ट्रक, ये जो गाड़ी हैं ये सभी क्या है, निजी संसाधन है, ठीक है ना। घर हो गया जमीन, यानी कि कोई भी किसान है उसके पास जो जमीन होता है उसका सरकार को जमीन का टैक्स भरता है, तो जमीन किसका है, उसका व्यक्तिगत जमीन है, ठीक है ना। तो इस तरीका से ये सब व्यक्तिगत संसाधन कहलाते हैं। अब सामुदायिक स्वामित्व वाला संसाधन, इसका मतलब हुआ कि वैसा संसाधन जो पूरे समुदाय का है, यानी कि पूरे समाज का है, वैसे संसाधन को सामुदायिक स्वामित्व वाले संसाधन कहते हैं। यानी कि उस पर पूरे समुदाय का मालिकाना हक होता है, पूरे समाज का मालिकाना हक होता है। जैसे कि उसमें चारण भूमि या शमशान भूमि या खेल का मैदान, चारण भूमि मतलब जहां पशु को चराया जाता है, वैसा संसाधन किसी एक व्यक्ति का नहीं होता है, वह सामुदायिक होता है, वह सामाजिक होता है, सार्वजनिक होता है। समझ गए बात को। उसी प्रकार शमशान भूमि जहां पर कि मतलब कि लाशों को जलाया जाता है, ठीक है ना, या कब्रिस्तान हो गया जहां पर दफनाया जाता है, वो सभी सार्वजनिक संसाधन होते हैं। समझ गए। और खेल के मैदान, वो किसी एक व्यक्ति के लिए खेल के मैदान नहीं होता है, वो पूरा सार्वजनिक होता है। तो इसको बोलते हैं सामुदायिक स्वामित्व वाला संसाधन। अब चलते हैं राष्ट्रीय संसाधन। राष्ट्रीय संसाधन क्या होता है, यानी कि राजनैतिक सीमाओं के अंदर पाए जाने वाले सभी संसाधन एवं महासागरीय सीमा या महासागरीय क्षेत्र में 12 समुद्री मील तक, यानी कि 22.2 किलोमीटर तक पाए जाने वाले सभी संसाधन को राष्ट्रीय संसाधन कहते हैं। यानी कि राजनीतिक मैप, इसको थोड़ा सा विशेष रूप से समझेंगे, राष्ट्रीय संसाधन को और अंतर्राष्ट्रीय संसाधन को। राष्ट्रीय संसाधन राजनीतिक मैप जो कह रहा है कि किसी भी देश का राजनीतिक मैप, मतलब उसका जो संपूर्ण मानचित्र होता है, उसके अंतर्गत आने वाले जितने भी प्रकार के संसाधन होंगे वो सभी राष्ट्रीय संसाधन कहलाएंगे, ठीक है ना। और उसमें एक लाइन और जुड़ा हुआ है कि समुद्र में, यानी कि कुछ ऐसे देश हैं, यानी बहुत सारे ऐसे देश हैं जिनका सीमा समुद्र से लगा हुआ है। तो समुद्री एरिया में जैसे भारत का ये वाला जो प्रायद्वीपीय भारत है, यह समुद्र से लगा हुआ है। किससे लगा हुआ है, समुद्र से लगा हुआ है। यानी कि भारत का जितना भी मानचित्र आता है उसके अंतर्गत जो भी वस्तुएं हैं वो सभी क्या है, राष्ट्रीय संपत्ति है। क्या है, राष्ट्रीय संसाधन है। लेकिन यहाँ पर जो इधर बंगाल की खाड़ी, इधर अरब सागर, इधर हिंद महासागर, इसमें भी 12 नॉटिकल मील, यानी कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक 12 नॉटिकल मील, इसको मान के चलिए कि 12 नॉटिकल मील या 12 समुद्री मील, कितना, 12 समुद्री मील तक, यानी कि यहाँ से यहाँ तक यह भारत के अधिकार के क्षेत्र में आता है। यानी कि इसमें पाए जाने वाले जो भी संसाधन होंगे वो ये भारत के संसाधन ही कहलाएंगे। तो ये एक क्राइटेरिया बनाया गया है कि समुद्र से लगे हुए देश जो हैं उनके सीमा के समुद्री तट से 12 नॉटिकल मील, यानी कि 12 नॉटिकल मील तक जो भी संसाधन पाए जाएंगे उस पर उसी राष्ट्र का अधिकार होगा। तो वो भी राष्ट्रीय संपत्ति के अंतर्गत आता है या राष्ट्रीय संसाधन के अंतर्गत आता है। समझ गए। अब जैसे 12 नॉटिकल मील, यहां आप याद रखिएगा 1 नॉटिकल मील, यहां आप याद रखेंगे 1 नॉटिकल मील बराबर 1 नॉटिकल मील या 1 समुद्री मील। नॉटिकल मील या समुद्री मील एक ही होता है, बराबर 1.852 किलोमीटर। यानी कि 1 नॉटिकल मील या 1 समुद्री मील बराबर 1.852 किलोमीटर होता है। समझ गया। तो इस प्रकार से 12 नॉटिकल मील, तो 12 नॉटिकल मील को इससे गुना कर दीजिए, यानी कि इसमें 12 से गुना कर दीजिए तो आ जाएगा कितना, 22.2 किलोमीटर। कितना आ जाएगा, ठीक है ना। तो 22.2 किलोमीटर यहां जो लिखे हुए हैं ये आ जाएगा आपका। तो इस प्रकार से इसको राष्ट्रीय संपत्ति या राष्ट्रीय संसाधन कहते हैं। अब आइए अंतर्राष्ट्रीय संसाधन। अंतर्राष्ट्रीय संसाधन क्या होता है, अंतर्राष्ट्रीय संसाधन जो है
कुछ अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं जो हैं संसाधनों को नियंत्रित करती हैं। यानी कि अंतर्राष्ट्रीय संसाधन का मतलब एक मोटा मोटी भाषा में समझें कि वैसा संसाधन जिस पर पूरे विश्व का अधिकार होता है, किसी एक देश का पार्टिकुलर अधिकार उस पर नहीं होता है। यानी कि उस पर पूरे विश्व का अधिकार होता है और उसका नियंत्रण जो है वह विश्व स्तर के अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं उसका नियंत्रण करती हैं। यानी कि अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं उसके लिए बने हुए हैं और जो वो सभी संपत्ति को उस पर नियंत्रण करता है, तो उसको बोलेंगे अंतर्राष्ट्रीय संसाधन। यानी कि इसको ऐसे समझना है। इसका भी उदाहरण समुद्री एरिया से ही समझेंगे। जैसे भारत का यहाँ तक 12 नॉटिकल मील तक भारत का राष्ट्रीय संसाधन है, जो भी उसके बीच में संपत्ति पाया जाएगा। लेकिन भारत के तट रेखा से 200 नॉटिकल मील, यानी कि 200 नॉटिकल मील या समुद्री मील, यानी कि यहां तक, आइए इसको मिटा देते हैं, यहां से देखते हैं। यानी कि 200 नॉटिकल मील, ये मान लीजिए कि यहां से यहां तक 200 नॉटिकल मील है, ठीक है। तो यह जो 200 नॉटिकल मील तक है, यहां तक इस क्षेत्र को बोलते हैं, इस क्षेत्र को क्या कहा जाता है? आप यहां से देखिए, अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र कहा जाता है। इस क्षेत्र को क्या कहते हैं? अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र, ठीक है ना। यहां देखिए लिखा हुआ है अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र, दिख रहा होगा आपको। यानी कि किसी भी देश के तट रेखा से, यहाँ जो भारत के मुख्य भूभाग का यह जो तट रेखा है, यहाँ से इस तट रेखा से 200 नॉटिकल मील तक जो होता है उसको बोलते हैं अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र। और इससे 200 नॉटिकल मील से बाहर वाले क्षेत्र, यानी कि इधर वाले क्षेत्र जो भी होगा, इसके बीच में जो खुला सागर हो गया, यानी 200 नॉटिकल मील के बाद वाले जो खुला सागर हुआ, उसमें पाए जाने वाले जितने भी संसाधन रहेंगे, चाहे वो मोती हो या पेट्रोलियम हो या किसी प्रकार का खनिज हो, तो उस पर किसी एक देश का अधिकार नहीं होता है। उसका उपयोग कोई एक देश नहीं कर सकता है। जब तक उसको विश्व के अंतर्राष्ट्रीय संगठन के द्वारा उसको इजाज़त नहीं मिलता है, अनुमति नहीं मिलता है, तब तक उसका उपयोग नहीं कर सकता है। समझ गया? यानी कि तट रेखा से 200 नॉटिकल मील तक, समुद्री मील तक वाले क्षेत्र को अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र बोलते हैं। उससे बाहर वाले क्षेत्र में, यानी कि उससे बाहर वाले, उससे दूर वाले समुद्रिक क्षेत्र में, समुद्रिक एरिया में या महासागरीय एरिया में अगर कोई भी प्रकार के धातु या पदार्थ या वस्तु पाया जाता है, तो किसी एक देश का अधिकार उस पर नहीं होता है। वह अंतर्राष्ट्रीय संपदा या अंतर्राष्ट्रीय संसाधन होता है, जो जब तक अंतर्राष्ट्रीय संस्था इजाजत नहीं देगा, अनुमति नहीं देगा, तब तक उसका उपयोग, उसका दोहन कोई एक देश नहीं कर सकता है। क्लियर हो गया? तो चलिए अब विकास के स्तर के आधार पर बात करते हैं। यानी कि विकास के स्तर के आधार पर, ठीक है ना। ये विकास के स्तर के आधार क्या होता है, यानी कौन कौन से संसाधन का कितना विकास हो चुका है, इस पर, इसके आधार पर भी संसाधन को कितने भागों में बांटा गया, तो 4 भाग में बांटा गया। संभावित संसाधन, विकसित संसाधन, भंडार और संचित कोष। संभावित संसाधन वे संसाधन कहलाते हैं जो कि किसी प्रदेश में विद्यमान हैं किंतु उसका उपयोग नहीं किया गया है, ठीक है ना। उदाहरण के लिए भारत के पश्चिमी भाग, विशेषकर राजस्थान और गुजरात में पवन ऊर्जा और सौर ऊर्जा संसाधनों का अपार संभावना है, परंतु इनका उचित विकास नहीं हुआ। यानी संभावित संसाधन उसको बोलेंगे जो किसी प्रदेश में या किसी क्षेत्र में मौजूद है, ठीक ना, लेकिन उसका कुछ कारणवश उसका उपयोग उतने अधिक मात्रा में नहीं हो पा रहा है जितना कि होना चाहिए। जैसे कि उदाहरण के लिए भारत के पश्चिमी भाग, यानी कि भारत के पश्चिमी भाग में गुजरात और राजस्थान है। आप मानचित्र निकाल करके देखेंगे तो पश्चिमी भाग में गुजरात और राजस्थान है, वहां पर सौर ऊर्जा और पवन ऊर्जा का विशेष अपार संभावना है। यानी कि वहां पर सौर ऊर्जा और पवन ऊर्जा को अगर जो बढ़िया से उपयोग किया जाए, अच्छा से उपयोग किया जाए, तो संसाधन का कभी या ऊर्जा के कभी कमी नहीं होगा। लेकिन उसको उपयोग करने के लिए बहुत ज़्यादा आर्थिक की जरूरत होगी, तो इसके वजह से इसका उपयोग अभी नहीं हुआ है और इसका विकास उतना तेजी से नहीं हो पाया है। तो ऐसे संसाधन को संभावित संसाधन, यानी कि संभावना भविष्य में है उसका, ठीक है ना। उसी प्रकार से विकसित संसाधन देखिए, विकसित संसाधन क्या होता है, जिनका सर्वेक्षण हो चुका है एवं उनके गुणवत्ता और मात्रा निर्धारित हो चुकी है। यानी वैसे संसाधन जिनका हम अभी उपयोग
कर रहे हैं, वह डेवलप्ड हो चुका है, वह विकसित हो चुका है। जैसे मान के चलिए कोयला संसाधन या खनिज संसाधन जिसके बारे में सर्वेक्षण हो गया या हम उसको उपयोग कर रहे हैं, वो कितना मात्रा में है, उसका क्या गुण है, उसका क्या मात्रा है, ये सभी के बारे में हमको जानकारी प्राप्त है। ठीक है ना। यानी कि जैसे कोयला या पेट्रोलियम या कोई भी खनिज संपदा जो हो गया, वो ऐसे संसाधन हैं जो विकसित संसाधन कहलाएंगे, जैसे कि उनके गुणवत्ता का भी पता है, उनके मात्रा का भी पता है। ठीक है ना। और उनका सर्वेक्षण हो चुका है। समझ गए बात को। अब चलिए भंडारण। भंडारण क्या है? पर्यावरण में मौजूद वे पदार्थ जो मानव की आवश्यकता को पूरा कर सकता है किंतु उसके लिए तकनीकी का विकास नहीं हो पाया है। जैसे कि पर्यावरण में मौजूद वो सभी पदार्थ हैं जो मानव की आवश्यकता को पूरा कर सकता है, लेकिन तकनीकी विकास के अभाव के कारण उसका उपयोग या उसका दोहन नहीं हो पा रहा है। समझ गए। जैसे उदाहरण के लिए जल। जल क्या होता है आप यहां समझिए। जल जो होता है H2O, यानी कि हाइड्रोजन के 2 अणु और ऑक्सीजन के 1 अणु मिलकर के जल का निर्माण करते हैं, जानते हैं आप। तो जल को तोड़ने के लिए हाइड्रोजन और ऑक्सीजन इसको 2 अलग भाग में बांट सकते हैं। ठीक है ना। यानी कि जल को जब तोड़ेंगे तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलेगा। इसको प्रयोगशाला में तो इसको अलग कर लिया जाता है, लेकिन जल को जब 2 भाग में बांटेंगे जिसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जैसे 2 ज्वलनशील पदार्थ प्राप्त हो जाएंगे। अगर जल को ऐसा टेक्नोलॉजी को विकसित कर लिया जाए कि जल को तोड़ करके उसमें से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जैसे 2 ज्वलनशील पदार्थ का निर्माण भारी मात्रा में कर सकते हैं, तो जल ईंधन के रूप में उपयोग होने लगेगा। लेकिन अभी तक ऐसा कोई टेक्नोलॉजी विकसित नहीं हुआ है, ऐसा टेक्नोलॉजी नहीं आया है जो जल से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को बहुत भारी मात्रा में निकाल करके ज्वलनशील पदार्थ को ऊर्जा के रूप में परिवर्तित कर सकता है। ठीक है ना। तो ऐसे संसाधन को क्या बोलते हैं? भंडार। यानी कि वह उसका भंडार है लेकिन टेक्नोलॉजी के अभाव में उसका उपयोग नहीं हो पा रहा है। आगे है संचित कोष। संचित कोष का मतलब हो गया कि यह संसाधन भंडार का ही हिस्सा है। संचित संसाधन जो है वह भंडार का ही हिस्सा है। संचित मतलब देखिए समझिए, जैसे कि हमारे मिलिट्री फोर्स हैं, वो क्या करते हैं कि पेट्रोलियम का संचित करके उसको रखते हैं। ठीक है ना। पेट्रोलियम जो है, पेट्रोल जो है वो संचित करके रखते हैं ताकि एक समय ऐसा आए कि देश पर जब आर्थिक संकट भी पड़ जाए और कभी युद्ध की स्थिति आए और सारे पेट्रोल संस्थाएं अगर बंद हो जाए तो इतना स्टॉक होना चाहिए कि कहीं भी युद्ध करते तक उसके सारे लड़ाकू विमान वगैरह या सारे वाहन अच्छे सुचारू ढंग से चलते रहें। दूसरे प्रकार से संचित का मतलब होता है कि वो चीज़ हमारे पास मौजूद है लेकिन उसको भविष्य के लिए हम बचा करके स्टॉक करके रखे हुए हैं। ठीक है ना। तो यह संसाधन भंडार का ही हिस्सा है जिन्हें उपलब्ध तकनीकी ज्ञान की सहायता से उपयोग में लाया जा सकता है, किंतु इसका उपयोग अभी आरंभ नहीं हुआ है, इसमें लिखा हुआ है, या बहुत कम मात्रा में हुआ है। यानी कि उसका उपयोग जो है कम मात्रा में किया जा रहा है, परंतु भविष्य में आवश्यकता पूर्ति के लिए उपयोग में लाया जा सकता है। जैसे नदियों के जल या बांधों के जल, वन आदि। जैसे नदियों के जल को बांध करके बिजली का उत्पादन होता है। ठीक है ना। लेकिन इससे और बिजली बनाया जा सकता है, लेकिन इसको सीमित रूप में भी इस पर काम किया जा रहा है। इसको भविष्य को देखते हुए इसको अभी संचित करके रखा जा रहा है। समझ गया। जैसे वन को भी आदमी उपयोग में ला सकता है अभी टेक्नोलॉजी के माध्यम से, लेकिन इसको भी फ्यूचर के लिए, भविष्य के लिए अभी संचित करके रखा जा रहा है। तो आप समझ गए संचित कोष क्या होता है, भंडार क्या होता है, विकसित संसाधन और संभावित संसाधन। तो इस प्रकार से हमने संसाधन को समझा और संसाधन को कितने वर्गों में बांटा गया उस पर हम एक एक करके सभी के बारे में हमने चर्चा किया। और मैं ये आशा करता हूँ, उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। और एक बार में समझ में ना आए तो वीडियो को पॉज करके या बैक करके आप देख सकते हैं। और इसके आगे टॉपिक में मैं बताऊंगा संसाधनों का विकास। ठीक है ना। इसके अगले जस्ट टॉपिक में, अगले वीडियो में मैं संसाधनों के विकास के बारे में चर्चा करूंगा। संसाधनों का विकास का मतलब यह है कि संसाधनों के विकास की आवश्यकता क्यों पड़ी। ठीक है ना। तो इस पर हम चर्चा करेंगे, यानी कि मानव का अस्तित्व को बेहतर बनाए रखने के लिए संसाधनों के विकास की आवश्यकता पड़ी है। तो और संसाधनों के विकास करने के साथ साथ बहुत प्रकार के नुकसान भी हुए हैं। इस पर हम चर्चा करेंगे अगले वीडियो में। तो आज इसको यहीं पर समाप्त कर देता हूँ। इस टॉपिक को यहीं समाप्त करके मैं अगले वीडियो के लिए
आप लोग को मैं यही चाहूँगा कि आप अगले वीडियो की इंतज़ार करें और हमारे पुराने वीडियो को भी आप देखते रहें। और मेरा वीडियो अगर पसंद आता होगा, हमारा टॉपिक आपको पसंद आता होगा, तो आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें और दोस्तों को शेयर भी करें। चलिए आज के लिए थैंक यू।